ठीक है, यह तो अच्छा प्रस्ताव है, ब्योमकेश बोला। मैं अपनी ओर से भरसक सहायता करूंगा। मेरा भी इस केस में निजी स्वार्थ हो गया है हाबुल के कारण। चलिए ठीक है। पर ब्योमकेश बाबू, क्या आप मुद्दों जांच के दो एक संकेत सुझा सकते हैं? किस दिशा में शुरुआत की जाए? आपकी नजर में कोई संकेत तो उभरे ही होंगे। ब्योमकेश ने कुछ देर सोचकर कहा, क्यों न शुरुआत दौरुद्रा से जाए। संभवतः रहस्य की कुंजी उन्हीं के पास से मिल सकती है। बीरेन बाबू जरा चौंककर बोले, ओ तो ठीक है, आप कहते हैं। तो उनका सिर कुछ सोचने में झुक गया। वैसे ही वे चले गए। 5-6 दिन ऐसे ही बीत गए। ब्योमकेश पहले जैसी मुद्रा में लौट गया था। सुबह अखबार पढ़ता, खिड़की से खाली आंखों से देखा करता। शाम को भी मेज पर पैर टिकाकर खिड़की से बाहर का नजारा देखता रहता। बीरेन बाबू का भी आना नहीं हुआ, इसलिए हमें पता भी नहीं कि केस में कितनी प्रगति हुई है। बस एक ही आगुन्तक था, हाबुल। 2-3 रोज में वह आकर बैठ जाता और सूनी सूनी उदास आंखों से सबको देखता रहता। ब्योमकेश ने उसके हौसला बढ़ाने के लिए क्या क्या न कहा, पर उसकी सूनी आंखों में अंतर नहीं आया। हम पूछते भी कि घर में क्या हो रहा है, उसका भी उत्तर हाबुल केवल देखते में ही दे जाता। शायद गम के सैलाब ने मस्तिष्क को जड़ बना दिया था। वह अपने घर के बारे में जो कुछ इशारों में बता पाया, उससे लगा कि उसकी सौतेली माँ का व्यवहार और भी कर्कश हो गया है। अंततः एक दिन वह आया और गहरी सांस लेकर बोला, पिताजी आज रात पटना जा रहे हैं, शायद उनका लेक्चर है। मैंने अनुमान लगाया कि देवकुमार बाबू शोकाकुल वातावरण से त्रस्त होकर पटना भाग रहे हैं। उन जैसे भुलक्कड़ वैज्ञानिक का जीवन वास्तव में दयनीय हो गया था। उस दिन हाबुल के जाने के बाद बीरेन बाबू का आगमन हुआ। उनके चेहरे से स्पष्ट था कि केस में वे अधिक बढ़ नहीं पाए हैं। ब्योमकेश ने उनका भरपूर स्वागत किया। चाय का समय था और चाय भी आ गई। ब्योमकेश ने बीरेन बाबू की ओर देखकर पूछा, तो कैसा चल रहा है? चाय की चुस्की लेकर बीरेन ने गंभीर मुद्दा में कहा, कोई भी प्रगति नहीं, किसी भी ओर कुछ नहीं मिल पाया है अभी तक। सबूत तो छोड़िए, शक की गुंजाइश भी नहीं बन पा रही है। अलबत्ता अब मुझे यह विश्वास जरूर हो गया है कि यह रहस्य बहुत ही कहीं गहराई में छुपा है। कदम कदम पर जितना मैं फेल हो रहा हूँ, उतना ही विश्वास गहराता जा रहा है। ब्योमकेश ने पूछा, मृत्यु के कारण की खोज में नया कुछ पता लगा? बीरेन बाबू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं डॉक्टर के पास गया था। वैसे तो अपनी रिपोर्ट के बाहर वह कुछ कहने को तैयार ही नहीं थे, पर मुझे लगता है उनके पास एक थ्योरी है। उनका अनुमान है कि मृत्यु किसी अज्ञात जहर की गैस सूंघने से हृदयाघात के कारण हो सकती है। उन्होंने यह सब स्पष्ट रूप से नहीं कहा, किंतु लगता है उनका विश्वास कुछ ऐसा ही है। ब्योमकेश ने एक क्षण सोचने के बाद कहा, क्या आपने उन्हें बताया था कि मृत्यु चूल्हा सुलगाने के समय हुई है? हाँ। कुछ मिनट और चिंतन के बाद ब्योमकेश ने कहा, चलिए यह तो ठीक है। और दूसरी तरफ क्या आपने दौरुद्रा के बारे में पता किया? हाँ। जहां तक मुझे चला कि यह व्यक्ति निहायत ही कमीना और पैसे के लिए खून चूसने वाला राक्षस है। अफवाह तो यह भी है कि अपने आविष्कार का प्रयोग करने के चक्कर में उसने टेटनस के अनेक रोगियों का सफाया तक कर दिया है, लेकिन इस केस में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। यह सही है कि देवकुमार बाबू की लड़की और दौरुद्रा के लड़के की बातचीत चल रही थी। दौरुद्रा ने दहेज के 10,000 रुपए की मांग रख दी, जिसे देवकुमार बाबू ने पैसा न होने की वजह से ठुकरा दिया था। लेकिन दौरुद्रा का लड़का एक होनहार युवक है, उसने अपने पिता का विरोध किया और इसको लेकर पिता से उसका झगड़ा भी हुआ। इसी बीच यह दुर्घटना हो गई। रेखा एकाएक मर गई। उसके बाद से
मुझे पता लगा है कि लड़के ने घर छोड़ दिया है। उसकी विश्वास है कि रेखा की मौत के लिए उसके पिता अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। मनमत के घर छोड़ देने की खबर नई थी, शेष बातें हमारे लिए नई नहीं थीं। जब बीरेन बाबू चुप हो गए तो ब्योमकेश ने पूछा, आपने कहा था कि देवकुमार बाबू की आर्थिक स्थिति के बारे में पता करेंगे, क्या कुछ पता किया? हाँ, पता किया था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कोई उधार वगैरह नहीं है, पर 10 से 12 हजार एक बार में शादी में लगाना उनके लिए संभव नहीं है। वे रुपए पैसों के मामले में ज्यादा परवाह नहीं करते। दूसरे व्यावहारिक भी कम हैं। हालांकि कॉलेज से 800 रुपए का खासा वेतन मिलता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वेतन का बड़ा भाग बीमा कंपनी को प्रीमियम चुकाने में खर्च हो जाता है। उन्होंने जीवन बीमा कराया है, वह भी इतनी देर से कि महीने का प्रीमियम भी एक बड़ी रकम हो जाती है। उसको चुकाने के बाद वेतन में ज्यादा कुछ बच नहीं पाता। ब्योमकेश ने आश्चर्य से पूछा, 50,000 रुपए? यह तो और क्या पॉलिसी उन्हीं के नाम है? उनके अकेले नहीं, संयुक्त रूप पति पत्नी के नाम है। यह बीमा उन्होंने पिछले वर्ष ही कराया है। उनकी दूसरी शादी है। यदि उन्हें एकाएक कुछ हो जाए तो बेचारी विधवा बेसहारा न हो जाए। मेरे विचार से इसीलिए उन्होंने संयुक्त बीमा कराया है। बच्चों को इसमें से कोई भाग नहीं मिलेगा। अच्छा, और कुछ? और क्या? मैंने हाबुल पर भी नजर रखने के लिए एक आदमी को लगा दिया है, शायद उससे ही कुछ नया पता लगा जाए। लड़का तो जैसे पागल हो गया है। उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया है। दिन भर सड़कों को नापता फिरता है। कभी कभी चुपचाप पार्क में बैठे रहता है और लगभग रोजाना आपके यहाँ एक चक्कर जरूर लगाता है। मैंने देखा, एकाएक ब्योमकेश आलस्य को छोड़ चपल हो गया है। इतने दिनों बाद उसकी आंखों में चमक देखकर मुझे लगा कि उससे जरूर कोई नया आभास हुआ है। मेरे हृदय की धड़कन बढ़ गई है। मैं समझा कि कुछ बोलेगा, लेकिन ब्योमकेश आपने चेहरे पर प्रत्यक्षतः कुछ प्रकट न करते हुए अपने पहले अंदाज में ही बोला, हाबुल को तो छोड़ दिया जाए। क्या आप लौटकर पुलिस थाने जाएंगे? अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको फोन करूंगा। बीरेन बाबू को ब्योमकेश का व्यवहार थोड़ा अटपटा जरूर लगा, पर उन्होंने प्रकट नहीं किया और चले गए। उनके चले जाने के बाद ब्योमकेश तेज कदमों से कमरे में चक्कर लगाने लगा। उसकी आंखों में वह पुरानी चमक फिर कौंधने लगी। मैं पूछने ही जा रहा था कि उसने बीरेन बाबू को एकाएक क्यों इस प्रकार विदा कर दिया, तभी देखा कि वह रुक गया है। उसने कुर्सी से शॉल उठाते हुए कहा, चलो जरा घूमकर आते हैं, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। हम दोनों बाहर निकल आए। ब्योमकेश का बिना किसी उद्देश्य के घर से निकल जाना कोई नई बात नहीं थी। यह उसके व्यवहार में शामिल था। कोई काम न रहने पर चुपचाप कोने बैठा रहना भी उसकी विशेषताओं में से एक था। उसके साथ रह रहकर मैं भी आलसी बन गया था और बाहर घूमने की अभिलाषा लगभग समाप्त हो गई थी। इसलिए मुझे खुशी हुई कि आखिरकार ब्योमकेश अपने गर्म मस्तिष्क को ठंडा करने के लिए बाहर निकलने को तैयार तो हुआ। लेकिन जैसे जैसे हम चलने लगे, मेरी खुशी डूबने लगी। ब्योमकेश की चाल बहुत तेज थी। वह इतनी तेज चल रहा था कि रास्ते में लोगों से टकराते लगा। मैंने उससे थोड़ा आहिस्ता चलने को कहा, पर उस पर जैसे कोई असर नहीं पड़ा। उसकी चाल इतनी थी कि भीड़ में कभी वह वृद्ध व्यक्ति के पौंग पर चढ़ जाता तो कभी कॉलेज जाती कन्या से टकराते टकराते बचता, जैसे एक धुन में चला जा रहा कोई चक्रवात हो। मैंने कभी उसका यह पागलपन नहीं देखा था। मैं समझ रहा था कि उसे जरूर कुछ ऐसा सूत्र मिला है जिसको पकड़ने की दौड़ में उसके मानसिक श्रम की तेज रफ्तार के मुकाबले उसका शारीरिक श्रम पिछड़ता जा रहा है।
लेकिन सड़क पर चलने वालों को कौन कहे। और इस तरह रास्ते में लोगों की गालियों और कटाक्ष झेलते हुए हम कॉलेज स्क्वायर पहुंच गए। पूरा वातावरण कॉलेज के छात्र छात्राओं से इंटा पड़ा था। उनकी हंसी, ऊंची आवाजों में बातें, नोक झोंक। मैं मौका देखकर ब्योमकेश को बाहों से पकड़कर एक कोने में ले गया। चौक के बीचों बीच तालाब था, जिसके दोनों ओर से लोगों का हुजूम जा रहा था। हम लोग एक ओर के रेले में मिल गए। इसमें टकराने की गुंजाइश कम थी। ब्योमकेश के चेहरे पर शिकन ज्यों की त्यों थी और उसे जैसे होश नहीं था कि वह कहाँ है। बार बार उसका शॉल कंधों से खिसक जा था, लेकिन उसे उसकी जरा भी परवाह नहीं थी।